नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बारबरिक कोचिंग के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन पॉलिटी का। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे संविधान का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नन अदर देन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को हम बहुत बेसिक लेवल पे स्टडी करेंगे। जितना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं वहां पे। तो देखो, सबसे पहला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के रखा है, कौन से संविधान से हमने फंडामेंटल राइट को लिया हुआ है। तो वो कौन संविधान है? वो है आपका यूएसए का। यूएसए के अंदर लिया हुआ है। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। और बिल ऑफ राइट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जितना भी इंसान का हनन हो रहा है ना, मॉरली, फिजिकली, सेक्सुअली, तो हर तरीके से उसे जस्टिस देना या फिर उसे सिक्योर फील करवाना, तो उनके लिए राइट्स दिए गए, उनके लिए पावर है जनता के पास कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है तो आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, आपको वहां पे न्याय मिलने वाला है। सरकार बाध्य है आपको न्याय देने के लिए वहां पे। तो दोस्तों, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसको हेड किसने किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा जो टाइम दिया था उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को बनाने के लिए दिया था। तकरीबन 114 दिनों तक तो उन्होंने इसी सब्जेक्ट को दोस्तों डिस्कस किया था वहां पे। तो सोच सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट रहा होगा वहां पे। और उसके बाद जो ओरिजिनली हमारे पास है वो क्या है? जब वो संविधान बना, जैसे कि हमें पता होना चाहिए ना, संविधान कब तैयार हो चुका था दोस्तों? संविधान हो चुका था 26 नवंबर 1949 को रेडी। ये डेट याद रहेगी। सिंपल सा स्टैटिक जीके में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है? हर साल कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को बनाया जाता है। फिर उसके बाद आपका ये कब जाकर तैयार हुआ? लागू कब किया इसको? लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। ये छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे 1950 में तैयार हो चुका है ना, लागू हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है, हम एक रिपब्लिक बन चुके हैं। तो वहां पर क्या था? ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7 वहां पर क्या थे? फंडामेंटल राइट ओरिजिनली 7 थे। और इसको कौन से पार्ट में रखा गया है? पार्ट 3 के अंदर रखा गया है। ये मैं बताना भूल गया आपको, यहां पे पार्ट 3 के अंदर रखा गया है। और 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, उन 7 फंडामेंटल राइट्स को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि वो 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे। वो आपको एक ओवरव्यू में पता होने चाहिए। जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक, आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक आपको क्या बनने वाला है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आपको मिलने वाला। इक्वालिटी एक खुद में ही एक पॉलिटिकल साइंस में बड़ा सब्जेक्ट है। आप खुद सोच सकते हो ना कि इक्वल क्या हुआ? ये एक मैथमेटिकल टर्म नहीं है कि इक्विलिब्रियम हो गया ना, कि दोनों तरफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल। लेकिन समाज के जब आप सोशल साइंस पढ़ोगे तो वहां पर इक्वालिटी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पता होनी चाहिए। फिर से हम अपने कोर्स के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। 19 जुलाई से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको और ज़्यादा अच्छे मैनर में बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जिससे आपकी तैयारी और पुख्ता हो सकती है। राइट, तो यहाँ पर हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, एक इक्वालिटी की। इक्वालिटी दोस्तों अलग अलग हर मैनर में इक्वालिटी होनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में किसी के साथ रंग भेद नहीं होना चाहिए, कोई महिला फीमेल, मेल फीमेल की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। हर एक क्षेत्र में सबको क्या होना चाहिए दोस्तों?
बराबर होना चाहिए। जैसा आर्टिकल नंबर 14 है हमारे पास, वो क्या है, वो बताता है हमें दोस्तों इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देखो दो पार्ट हैं इस आर्टिकल के अंदर आपको समझने के लिए। इक्वालिटी ऑफ लॉ कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर है या गरीब है या फिर नेता है या फिर कोई भी इंसान हो। जिस तरीके से लेडी जस्टिस का लेडी जस्टिस की हमें मूर्ति मिलती है कोर्ट के अंदर ना, आंखों में पट्टी लगी होती है, उसका क्या मतलब होता है कि कानून सबको बराबर नजर से देख रहा है, चाहे कोई भी हो। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है हमने किससे लिया हुआ है, ये लिया हुआ है हमने ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से हमने लेकर उठा के रखा है ये। लेकिन दोस्तों सबके लिए अगर बराबर कानून रखोगे आप, क्या बराबर हो जाएंगे? अगर कोई इंसान है, मान लो कि आपने किसी के साथ, आपको रेस करनी है, दौड़ना है रेस के अंदर, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई उसकी फिजिकलिटी सही है, तो जो फिजिकल रूप में सही होगा वो रेस को जीत जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा उस इंसान को। तो वही यहां पे कॉन्सेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का। आपको ये ध्यान रखना है कि हम उन लोगों को भी आगे लेकर आए जो इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस या फिर फिजिकली रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से उठा के रखा है, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। आर्टिकल नंबर 15 हमें क्या बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर, हर एक टाइप के आधार पे ना, कि वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ सेक्स, इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। और जो आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 16 हमें क्या बताता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हर एक इंसान को अगर किसी लाइफ में कुछ बनना है, उसको उसे कोई जॉब हासिल करनी चाहिए, तो हर एक इंसान को क्या होनी चाहिए दोस्तों? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इन सब केस में रिजर्वेशन वाला भी आता है, जो ये वाला सिस्टम है ना, एक्सेप्शनल केसेस हैं वो। और 17 आर्टिकल क्या बोलता है दोस्तों? सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल 17 डील करता है वो किसके साथ करता है? अनटचेबिलिटी के साथ करता है। जैसे पुराने जमाने होते थे ना, लोअर कास्ट वालों के साथ कितनी अनटचेबिलिटी होती थी, छुआछूत होती थी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे इतिहास में बहुत पीड़ादायक हैं। और आर्टिकल नंबर 18 किस इक्वालिटी की बात करता है? आर्टिकल नंबर 18 बात करता है दोस्तों कि टाइटल नहीं मिलने चाहिए किसी को। जैसे पुराने टाइटल होते थे ना, टाइटल होते थे उनके नाम के आगे राजा लग रहा है, महाराजा लग रहा है, आलमगीर लग रहा है, तो कि कोई भी अपने नाम के आगे ऐसे टाइटल नहीं लगा सकता है। लेकिन एक्सेप्शनल किसको मिली है यहाँ पे? एकेडमिक टाइटल्स को। अगर कोई डॉक्टर है, पीएचडी होल्डर है, इंजीनियर है, तो अपने नाम के आगे अपनी मेरिट को लगा सकता है। ठीक है, तो ये है इक्वालिटी के आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 19 टू 22 विच डिस्क्राइब्स अबाउट फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 19 टू 22 क्या डिस्क्राइब करता है दोस्तों? फ्रीडम, आजादी। आजादी कि हमें बोलने की आजादी होनी चाहिए, रहने की आजादी होनी चाहिए, हमारे मन में जो है वो सारी आजादी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर भी 6 राइट्स हैं, ओरिजिनली 7 थे। जो भी 6 राइट्स है ना, कि हमें बोलने की आजादी होनी चाहिए, हमें अगर कहीं पे जाना है, ठीक है, मूव करने की आजादी होनी चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच यहां पे आता है, हमें बोलने की आजादी होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे मूव करना है, अगर देश के बाहर जाना है, मूवमेंट की आपके पास आजादी है, तो वो भी आपके पास क्या है? आजादी है यहां पे। अगर आपको एसोसिएशन फॉर्म, एक एसोसिएशन बनानी है ना, एक ग्रुप बनाना है, तो वो भी आपके पास आजादी है।
ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स कुछ चुनिंदा दोस्तों यहां पर कवर होते हैं। आपके पास रेजिडेंस की आज़ादी है, कहां पर आप रहना चाहते हो, आपके पास प्रोफेशन की आज़ादी है, आपके पास क्या है, प्रोफेशन की आज़ादी है। तो 6 आर्टिकल्स यहां पर आते हैं। पहले प्रॉपर्टी वाला भी था ना कि आपके पास संपत्ति रखने की भी आज़ादी है, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था। कब? जब 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 के अंदर, तो उसे क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। और उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 20 है वो आपको क्या बताता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कि मान लो कन्विक्शन मिल चुकी है ना गुनाह की, अगर किसी ने कोई गुनाह किया हुआ है, उसको जज ने कोई सजा सुना दी, तो उसे एक ही क्राइम की 2 बार सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें पोस्ट फैक्ट लॉज नहीं लगने चाहिए ना कुछ, वहां पर ये सारी लॉज प्रोवाइड करवाई गई हैं कि उसे जरूरत से ज्यादा दोस्तों सजा नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल नंबर 21 हमें क्या बताता है, लिबर्टी के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 21 क्या बताता है, लिबर्टी के बारे में, आजादी के बारे में। लिबर्टी के अंदर दोस्तों क्या होती है, तरह तरह के सब आर्टिकल्स देखोगे ना, 44 तरह के टॉपिक को डिस्कस किया है उन्होंने कि भाई राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए, बहुत सारी बातों को ना, कि एजुकेशन भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस कर रखी हैं हमारे पास। और वहां पे फिर आर्टिकल नंबर 21A भी इंपॉर्टेंट है। इसको कब डाला गया है हमारे संविधान में, 86th अमेंडमेंट। जो 86th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पर राइट टू एजुकेशन को भी एक ऑफिशियल फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 22, और आर्टिकल नंबर 22 हमें क्या बताता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो हम डिटेंशन होती है ना, अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड एक इंसान को क्या राइट वहां पर मिलते हैं, तो वहां पर उन सब बातों को दोस्तों डिस्कस किया गया है। आर्टिकल नंबर 22 क्या बताता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, डिटेंशन क्या होता है, किसी इंसान को हिरासत में लेना शक के आधार पर। तो वहां पर उस इंसान के पास क्या राइट्स हैं कि उसे वो इंसान पूछ सकता है ना अथॉरिटी को कि मुझे किस गुनाह के लिए आप अंदर लेकर जा रहे हो। उसे वकील करने का पूरा राइट है। 24 घंटे के अंदर जो जिला का मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ बातें हैं अंडर आर्टिकल 22 के तहत। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 क्या है, एंड 24 ये है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, किसी का शोषण करना, जैसे कि किसी का आप बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हो वहां पे ना। तो आर्टिकल नंबर 23 हमें क्या बताता है, जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या फिर फोर्स्ड लेबर होता है ना, तो उसको बैन किया गया है। आर्टिकल 23 के तहत क्या है कि जो फोर्स्ड लेबर है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग होती है ना ह्यूमन की, गर्ल्स की, तो वहां पर ये एक गुनाह है। अगर ये हो रहा है तो आपको अंडर आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट्स ये बताता है, डिस्क्राइब करता है, और अंडर आर्टिकल 32 आपको इसके लिए न्याय मिलेगा। आगे डिस्कस करेंगे हम अंडर आर्टिकल 32 क्या है। और आर्टिकल नंबर 24 क्या है दोस्तों, वो है कि चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है। क्या नहीं करवाना है, चाइल्ड लेबर। अगर कोई इंसान चाइल्ड लेबर में
इंगेज्ड होता है तो कानून के हिसाब से उसे फाइन और जेल दोनों हो सकती है। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आर्टिकल नंबर 25 एंड 28। सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछते हैं कि आर्टिकल नंबर 25 किसके साथ डील करता है, तो वो करता है रिलीजन के साथ। जितने भी धर्म रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सब समुदाय को आपको एक तरह की आज़ादी प्रोवाइड करवाई गई है। अपना अपना धर्म अपने हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो, अपने विचारों को आगे पहुंचा सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 25 क्या है दोस्तों, कि आपके पास फ्रीडम है कि आप कोई सा भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसे महसूस करके आपको एक शांति महसूस होती है अंदर से, कंसाइज प्रोफेस आप कुछ भी कर सकते हो उसको, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 26 क्या बताता है कि आपके पास आज़ादी है रिलीजियस अफेयर्स। अब जितने भी अफेयर्स है ना, अगर हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, तो आपके पास वो आज़ादी है रिलीजियस अफेयर्स को हैंडल करने की। और आर्टिकल नंबर 27 हमें क्या बताता है, 27 में दोस्तों पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस है ना गवर्नमेंट के कुछ रिलेटेड, तो वहां पर इसको एग्जाम्पशन दिया गया है, माफी दी गई है। लेकिन कुछ फीस होती हैं दोस्तों, उनको माफ नहीं किया गया है, ये आप याद रखोगे। और आर्टिकल नंबर 28, जितने भी अगर आप अटेंड करना चाहते हो रिलीजियस सेरेमनी या फिर ठीक है कुछ इस तरीके से सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना इनके, अगर आप वहां पे आप कुछ अटेंड करना चाहते हो तो वो आपको अंडर आर्टिकल 28 फ्रीडम प्रोवाइड करवाई गई है। अब हमारे पास आएगा 29 और 30। आर्टिकल नंबर 29 और 30 क्या बताता है, राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज, जितने भी माइनॉरिटीज है ना उनके लिए। अब जरा सोचो माइनॉरिटीज के अंदर क्या क्या आता है। माइनॉरिटीज के अंदर दोस्तों रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकती है, रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकती है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या मतलब है, भाषा के आधार पे ना आप जाओगे, भाषाएं कितनी तरह की बोली जाती है, कितने तरह के अलग अलग कल्चर है, भाषा कल्चर है, सारे के सारे अलग अलग तरह के। हिमाचल प्रदेश में अलग है, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे वहां पे आपको अलग मिलना है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल नंबर 29 और 30 बनाया गया ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं ये सारे के सारी। कौन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इनके, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 29 तो प्रोटेक्शन दी गई है उनकी स्क्रिप्ट की, उनकी भाषाओं की, जो अगर भाषा की मृत्यु होने वाली है ना कि उसकी वो यूजेस में नहीं है, तो उनकी भाषाओं की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसको बचाया जाएगा। और अंडर आर्टिकल 30 क्या है दोस्तों, माइनॉरिटीज इस्टेब्लिश कर सकती है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 31 तो मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन उसे डिलीट कर दिया गया। कब किया गया, ये हमने डिस्कस यहां पे किया है। अब आ रहा है हमारे पास क्या दोस्तों, अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32 हमें क्या मिलता है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका क्या मतलब हुआ, देखो आर्टिकल 32 को सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना गया है हमारे संविधान के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे दिल और आत्मा का नाम दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल किसे कहा है, तो वो कहा है आर्टिकल नंबर 32। क्यों कहा है, अगर ये सारे जो आर्टिकल हमने डिस्कस किए, अगर आपको कहीं पे लगता है कि कहीं पे आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट बाध्य है आपको न्याय देने के लिए, बिना किसी PIL, बिना किसी फॉर्मेलिटी किए सुप्रीम कोर्ट को आपको यहां पे न्याय देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 32 इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है जो प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली यहां पर 5 तरह की रिट्स आती हैं। कितने तरह की रिट्स आती हैं, 5 काइंड्स ऑफ रिट्स आर देयर। रिट्स कितने तरह की हैं, 5 तरह की हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए।
पहली जो रिट आती है आपकी दोस्तों वो होती है हेबियस कर्पस। हेबियस कर्पस। और आपके पास कौन सा आता है फिर? प्रोहिबिशन सर्सिरोरी और क्यो वारंटो और मैंडामस। तो दोस्तों इन रिट्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। जितने भी हमने कर लिया ना फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक से आर्टिकल्स, आपको ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हमारा इतना ही रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पसंद आए और कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।